सबसे पहले महिला सशक्तिकरण, जो कि स्टेट पीसीएस, बीपीएससी सहित दूसरे एग्जाम यूपीएससी के लिए जो सबसे फेवरेट चैप्टर है उसमें से है महिला सशक्तिकरण, उनकी चुनौतियां। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आप लोगों को लिखने का अगर चांस दिया जाए तो जो भी आपको मन में आता है वहां से स्टार्ट कर देते हैं, है कि नहीं। महिला को जहां से जो जिसका जहां का बैकग्राउंड है, जो किसान फैमिली से है तो उनको स्टार्ट कर देंगे किसान में महिलाओं का योगदान ये वो से। जो लोग के माता पिता मुखिया हैं तो लिखेंगे कि मुखिया में महिलाओं का ये योगदान है। जिनके माता पिता उद्योगपति हैं तो लिखेंगे कि उद्योग में देखते हैं कि ऑफिस में महिलाएं थोड़ी संख्या में कम होती है, घरेलू हिंसा वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब डिपेंड करता है हमारे सोच पर, माइंड पे, और हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। अकॉर्डिंग टू डैट जो है हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सही बात बोल रहे हैं। लेकिन हमें जब लिखना पड़ता है एज ए सिविल सर्वेंट तो हमें सभी एस्पेक्ट जो 12-13 डायमेंशन हो सकते हैं उसके हिसाब से समझना है। और महिला सशक्तिकरण के लिए जितने भी आपके पास निबंध की बुक है, एस्से की जो बुक है, उससे कहीं आगे की हम बात करेंगे ताकि आपके माइंड जो है पूरी तरह से ओपन हो जाए, समझ में आ जाए। तो इसमें होता क्या है कि महिला सशक्तिकरण में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से। आपको महिला सशक्तिकरण में कभी भी ऐसे उबाऊ बातों को नहीं करना है जो ऑलरेडी बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चे जो है उसको करेंगे। हमें उन्हीं बातों की चर्चा करनी है जो बातें किसी को आश्चर्य में डाल दे, नई चीजें लगे नए क्लेवर के साथ। ठीक है, पुराना खाना बासी खाना नहीं खिलाना है। क्लियर है। हमको लिखने के लिए 1000 वर्ड है लेकिन नए तरीके से हमको बताना है, अपनी बातों को अलग तरीके से रखना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी धर्म आई, धर्म कांड हुआ, अलग हुआ, जो भी है ऋग्वैदिक या वैदिक काल अच्छा था, या महिलाओं की स्थिति देखते हैं जो मृत मूर्तियाँ मिलती हड़प्पा काल में अलग अलग साइड से, या डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से, इससे पता चलता है महिला सशक्तिकरण अच्छा था। लेकिन आप 1 लाइन 2 लाइन तक तो ठीक है, लेकिन एक पूरा का पूरा पैराग्राफ गलती से भी नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी पता है हम इससे लिखने जा रहे हैं। हिस्ट्री की बात नहीं, भविष्य की बात नहीं, वर्तमान की बात नहीं, हमें टोटली जो है फुल फ्लेज में सारे जो डायमेंशंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि महिलाओं की जो स्थिति है, जो महिलाओं के लिए चुनौतियां हैं और सशक्तिकरण के लिए जरूरी है, उसको स्टार्टिंग में हमेशा होप से शुरू करना चाहिए। ठीक है, निराशावादी कभी भी बातों को नहीं रखना है। जब भी आपको लगता हो कि हमको निगेटिव बात लिखना है तो भी निगेटिव बातों को एक होप के साथ, एक आशा के साथ आप बातों को रखिएगा। ठीक है, गलती से जब भी आप लिखेंगे तो इस काल में बहुत अच्छा था, मुगल काल में पर्दा प्रथा आ गई, या आप देखेंगे कि मुगल पीरियड में ऐसी सिचुएशन आ गई महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। फिर आप थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में कुछ महिलाओं की भागीदारी दिखती है। वर्तमान समय में आप 21वीं शताब्दी में बोल सकते हैं कि ये स्थिति है, थोड़ी ऐसी है वैसी है। देखिए कमो बेस अप एंड डाउन्स कंटिन्यू रहा है महिलाओं की पोजीशंस में। तो महिला सशक्तिकरण के पहले बढ़ने से पहले हम उसके पूरा सोशल में कितने सेक्टर्स, स्टार्टिंग होता है उसके जन्म से। ठीक है, जन्म से लेकर बड़े होने तक, किशोरावस्था, युवावस्था तक पूरी स्थिति एक सिचुएशन। दूसरी उसकी हम चलेंगे उसके आर्थिक पोजीशंस, उसके शिक्षा को लेकर समाज में उसकी क्या पोजीशंस हैं, ये हो गया सोशल सेक्टर। फिर आएंगे पॉलिटिक्स में आएंगे पंचायत पर, लोकसभा में आएंगे, विधानसभा में आएंगे, हर स्टेट में देखेंगे क्या क्या पोजीशंस हैं महिलाओं की। इस तो हो गई। अब चल जाते हैं ऑफिस की तरफ। महिलाओं की ऑफिस में क्या क्या पोजीशंस हैं, किस पोजीशन ऑफिस में क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हुई है। फिर आगे बढ़ेंगे सरकार कहाँ कहाँ सफल हुई है, क्या विफल हुई है। ना 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 ना, कभी भी विफलता की बात ही नहीं करनी है। सरकार इस दिशा में कहाँ कहाँ बेटी बचाओ से लेकर जितनी भी सुकन्या वगैरह योजनाएं हैं वो कुछ स्कीम को करना है, लेकिन भारी भरकम अपने एस्से को नहीं बनाना है, लाइट में रखना है और हमेशा सीक्वेंस और भावना के साथ जुड़ा होना चाहिए पूरा। मैंने कल क्या कहा था, कोई भी एस्से को पढ़े तो वो उसमें घुस जाए, खो जाए। ऐसी पोजीशंस में आपको एस्से लिखने हैं और इसके हिसाब से हमने आपको 700 से 800 वर्ड का पूरा एस्से आपको सामने हम लेके आए हैं। कुछ राइटअप इसलिए रख दिया है ताकि ये राइटअप आपको जब हम आपको फॉरवर्ड करें तो आपको पूरी मटेरियल के साथ आपके पास अवेलेबल हो, पूरी चीज़ें आपके पास हमने दे दिया है। अब उससे लड्डू बनाना आपका काम है कि लड्डू को कैसे बनाना है। तो लड्डू भी हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है, लेकिन बनाना फिर आप लोगों को पड़ेगा। ये अच्छा लोगो है, इससे आप समझ सकते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण जो है
अड़चन है, क्या सशक्तिकरण है, वीमेन एम्पावरमेंट के संबंधित है। चलते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। जो पोजीशन है महिलाओं के लिए, जो उन्होंने अच्छा कोटेशन डाला, महिलाएं आज हर सेक्टर में हैं, ठीक है। हम बात करेंगे घर को, होम मेकर्स है ना, घर को बनाने से लेकर बच्चों को पढ़ाने से लेकर और फिर अंतरिक्ष की उड़ान तक भारत और विश्व की महिलाएं जो है उन्होंने अपना परचम लहराया है। और पुरुषों के साथ ही साथ महिलाओं ने अपनी भागीदारी और अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया है। इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप अंडर 19 में महिलाएं, भारतीय महिलाएं चैंपियन रही। सीईओ है बहुत जगहों पे, कंपनी की हेड है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी हैं, और उससे पहले भी महिलाएं रही हैं, ठीक है, प्रतिभा पाटिल, ओके। और प्रधानमंत्री भी हुई हैं। स्टेट में भी बहुत सारे मुख्यमंत्री और मंत्री, सभी अच्छे अच्छे पोजीशंस को उन्होंने देखा है। आज की फाइनेंस मिनिस्टर भी महिलाएं हैं, यानी कि कहीं भी किसी पोजीशन पे कम करके नहीं आका जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा है, जिसमें कि बिहार की राजकुमारी देवी किसान चाची की भी चर्चा है, और जमुना टुंडू जो है उसकी भी चर्चा है। बहुत सारे अचीवर्स है राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और पायलट से लेके आप जब भी एयरपोर्ट पे जाएंगे कहीं भी, तो आपको महिलाएं, अब तो आजकल ट्रेन में भी है, ऑटो चलाने से लेकर एवरीथिंग एवरीवेयर जो है महिलाओं ने अपने परचम लहराए हैं और अपने उपस्थिति को उन्होंने दर्ज किया है। हाँ, ये कौन है, कहाँ पे हैं अभी? हाँ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंदिरा नूई जो है पेप्सिको की सीईओ है। और ये आपका, ठीक है, ये आपकी जमुना टुडू और किसान चाची और मैडम को आप जान ही रहे हैं। चलिए, तो महिलाओं की जो प्रेरक कहानियां हैं, यह हम लोग को बताता है कि अभी आबादी के हिसाब से हम देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में काम भी हो रहा है, लेकिन साथ में अब चलेंगे बात एजुकेशन, जो मैंने आपको कहा था, क्योंकि बातें शिक्षा की है तो शिक्षा से ही होनी चाहिए ना। इस डायमेंशन पे मैं बातें करूंगा, ठीक है, और आप लोग हमको बताएंगे और हम लिखते जाएंगे। चलिए, तो महिलाओं की स्थिति शिक्षा के हिसाब से देखेंगे कि अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद भारत में महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है। कई लड़कियों को अभी भी शिक्षा से वंचित रखा जाता है, और जो स्कूल जाती है वे अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण समय से पहले स्कूल छोड़ देती है। देखिए क्या है, दो कारक। सामाजिक कारक में क्या हो सकता है कि लड़कियों को समय से पहले स्कूल में ड्रॉप आउट है। आप लोगों को अपना माइंड पर अप्लाई करना है, शादी करना है, नहीं वो तो बाद में, ये तो बाद में आता है भाई। सबसे पहला तो ये है हमारी मानसिकता, सामाजिक है, सोशल स्टिग्मा है कि लड़के और लड़कियों के बीच जो है भेदभाव शुरू होता है, ठीक है। भेदभाव इस कदर होता है कि माना जाता है कि लड़कियां दूसरे घर में जाएंगी, लड़के हमारे घर में रहना है, वंश को बढ़ाएगा, लड़कियां तो दूसरे की संपत्ति है। ये सामाजिक जो है एक मानसिकता, गलत मानसिकता है, जिसके चलते लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। सोशल लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे मैं आपको शुरू करता हूँ, जो आप देख सकते हैं और जिसके बारे में लिखने से आपको कहीं कोई नंबर कटने की संभावना नहीं है, नंबर बढ़ने की संभावना है। आप जब इससे लिखें तो आप इस बात को लिखते जाएं कि हम छोटी छोटी बातों को लिखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं सच्ची बात है। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहुत सारे घरों में लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव किया जाता है जन्म के समय से ही। जब उनको पोषण देने के समय लड़कों को दूध दिया जाता है, लड़कियों को दूध नहीं दिया जाता है। और सरप्राइज तो तब होता है जब उनकी ही सिस्टर अपने भाई के लिए दूध की गिलास लेके जाती है और उनको खुद नहीं पीना है, लड़कों को पिलाना है। लड़कियां बाद में खाना खाएगी, लड़के पहले खाना खाएंगे घर में। और बच्चे खुचे जो है महिलाएं और लड़कियों को पहले ही सिखा दिया जाता है कि हम लोग का काम है
लड़कों की सेवा भाव करना और अपने लिए जो है खाना कम से कम खाना। ऐसी परिस्थितियां गांव में देखी जाती है, लेकिन ऐसे भी कुछ घर हैं पढ़े लिखे जहां पे इस तरह के कोई भेदभाव नहीं हैं। साथ ही जहां पे लड़कियां पैदा होती है तो भी लड़कों की चाह ऐसे परिवार नहीं रखते हैं, उनको ही माना जाता है यही हमारे संतान है और यही हमारे नाम को कल को रोशन करेंगे। लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के पैदा होने के बाद कंटिन्यू लड़के की चाह में बच्चों को अधिक से अधिक पैदा किया जाता है। और एजुकेशन लेवल पर प्राइवेट स्कूल्स में लड़कों को भेजा जाता है, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ शुरू हो जाता है और फिर लड़कियाँ पढ़ लिख के पहुँच भी जाती है बोर्ड तक, तो लड़के जाएंगे पटना पढ़ने, लड़कियाँ जो है गांव में ही कहीं पे ऐसे कॉलेज में एडमिशन स्कूल में कर दिया जाएगा जहाँ क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर में खाना पीना बनाइए, गोईठा ठोकिए, जो भी करना है, बाकी लड़के जो है उसके लिए ज़मीन बेच के ही पढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं पढ़े लिखे जो अपने लड़कियों को दिल्ली, मुंबई, बंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी भेजते हैं और उनको पढ़ने का पूरा अपॉर्चुनिटी और मौका देते हैं। और यह देखा जाता है जब भी बोर्ड 10+2 का रिजल्ट आता है पूरे ऑल इंडिया या बिहार में, तो लड़कियां जो है हमेशा बाजी मारती है और टॉपर के लिस्ट में होती है। यह प्रमाणित करता है कि लड़कियां जो है लड़कों से स्कूल के मामले में स्कूली शिक्षा तक कम नहीं बल्कि आगे बढ़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं लड़कियों की संख्या घटनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन में ही हमारी 100 में 17 लोग ही जो है ग्रेजुएशन और पीजी तक पहुंचते हैं और उस 70% जो रेशियो है एडमिशन का, उसमें लड़कियों का परसेंट जो है 102% तक जाकर सिमट के रह जाता है। ये है लड़कियों की सिचुएशन। लेकिन इसके बीच में भी हमें बहुत सारे आशावादी किरणें दिखती है जब बड़े बड़े लेवल पे महिलाएं आती है। और ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी जब लड़कियां अच्छी करती हैं तो आसपास के जो परिवार हैं वो अपने बच्चियों को भी बाहर भेजकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बावजूद ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो लड़कियां रह रही है ग्रामीण क्षेत्रों से भी वो बेहतर से बेहतर करती हैं, इससे भी प्रेरणा मिलता है। और कहा भी जाता है जब एक लड़कियां शिक्षित होती है तो केवल एक नहीं पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। ठीक है, इसमें जो हमारे लिए एक असर का रिपोर्ट है चौंकाने वाली। असर एक एनजीओ है जिसमें कि कहा जा रहा है, जो मैंने आपको बातें बताया था, कि लड़कियों की संख्या प्राइमरी लेवल पर अधिक होती है, लड़कों से ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही उच्च शिक्षा तक जाती है, अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें ये प्राइमरी लेवल पे, और जब हम हायर लेवल पे जाके बात करें गर्ल्स बॉयज़ को, ये है प्राइमरी और ये है हायर एजुकेशन। इस तरह का जो है डाउनफॉल देखने को मिलता है, जहाँ गर्ल्स जो है बिल्कुल 0 मतलब 1-2% हो जाती है। अब बॉयज़ का परसेंटेज भी हालांकि घटता है बट उतना नहीं घटता है। ये पूरा का पूरा क्या ठीक है, बट अभी भी जो है बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा है। स्वास्थ्य, चलिए शिक्षा छोड़ते हैं, हेल्थ के इशू पे। हेल्थ पे मैंने अभी बहुत सारे पॉइंट्स आपको न्यूट्रिशन वगैरह का बताया है। हेल्थ के इशू में भी देखेंगे कि महिलाओं को बहुत कुछ जो है सामना करना पड़ता है जब हेल्थ की चुनौतियां उनके सामने आती है। और साथ में बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। ये क्या है? हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिपोर्ट जो है वो आपको क्या बताता है कि ग्लोबल जेंडर जो गैप इंडेक्स हैं उसमें हमारी जो सिचुएशन है, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पर है। और हकीकत तो यह है कि 146 हमें लिखा है लेकिन सबसे नीचे है। ठीक है, हमने लिख दिया थोड़ा सा होप दिखाने के लिए। तो इस मामले में जो इंडेक्स बने हैं उसके हिसाब से हम लोग इस पोजीशन पे है, लेकिन हम लगातार क्या है, प्रगतिशील हैं, प्रगति कर रहे हैं। मतलब ये होप दिखाना है, मैं ये कह रहा हूँ। जब भी निगेटिव पॉइंट को हम बोलेंगे तो उसमें हम होप के साथ ही बात करेंगे कि होप के साथ ही होता है। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जब बीपीएससी एग्जाम देंगे तो क्या सीधे लिख देंगे 50% पंचायत में महिलाओं का आरक्षण मिला? नो, हम जब लिखेंगे तो आ जाइए राष्ट्रीय स्तर पे पहले बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय राज्य स्तर पे राजनीतिक पदों पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है कम है। ठीक है, तो किस लेवल पे कम है ये आप देख लीजिए। एक तो आपको ये देखना है 33%
कहाँ प्रोविजन किया गया है? कहाँ के पंचायत में? 3 टायर जो है पंचायत राज अधिनियम है उसमें 33% महिलाओं